की ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है और शी जिनपिंग जिसमें उनको न्याय की उम्मीद रहती है और न्याय की उम्मीद को लेकर पहली सीढ़ी उनकी होती है पुलिस थाना। लेकिन पुलिस थाने में पहले वो जाने से डरती थी। अब विमेन महिला हेल्प डेस्क वहां पर बन गई है। कितनी कारगर साबित हो रही है? क्या इस विमेन हेल्प डेस्क को वरदान माना जाए? इसके स्थापित होने के बाद भी क्या महिलाएं अभी भी थाने जाने से डरती हैं, जाती हैं? तो किस तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है? किस तरह के सुधार की गुंजाइश अभी भी नजर आती है? क्योंकि महिलाओं में जो डर बना हुआ है उस डर को दूर करना जरूरी है। महिला हेल्प डेस्क पर क्या सुधार होने चाहिए ताकि महिलाओं को जिस उम्मीद से वहां आना पड़ रहा है वो उनकी उम्मीद पूरी हो। वो जिस दुख और पीड़ा से गुजर कर एक न्याय की आस में थाना का जो महिला हेल्प डेस्क है उसकी तरफ रुख करती है, उस उम्मीद में उनको थाना पूरी तरह। इन विषयों को लेकर आज हम इस नारी में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ हरियाणा महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष सुमन दहिया जी कुछ देर में इस चर्चा में जुड़ेंगी। इसके अलावा एडवोकेट नाजमीन लखारी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस नेता प्रतीक्षा यादव जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप प्रतीक्षा जी, राजस्थान सरकार की जब बात आती है, चूंकि हम राजस्थान हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो विपक्ष बार बार ये मुद्दा उठाता है कि महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा बुरे हालात राजस्थान में हैं। लेकिन विमन महिला हेल्प डेस्क की जब बात आती है तो ये एक उम्मीद तो बनती है कि चलिए ठीक है, महिलाएं अब जाएंगी, उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन जैसा हाल महिला थानों का है, कहीं ऐसा ही हाल महिला हेल्प डेस्क का तो नहीं है, क्योंकि महिला थानों में महिला पुलिसकर्मी, महिला पुलिस अधिकारियों की कमी है और वहां पर पुरुष मोर्चा संभालते हैं। तो जो उसकी जरूरत थी, जिस विषय को, जिस जरूरत की वजह से और जिस कारण से ये महिला थाने बनाए जाते हैं, वो वहां पर उन पर खरे नहीं उतरते। तो क्या आपको नहीं लगता कि महिला हेल्प डेस्क के भी हालात ऐसे ही हो रहे हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। प्रतिष्ठा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। एक बार आप चेक करें, शायद आपका माइक बंद हो। तो आप एक बार ईयरफोन हटाकर और डायरेक्ट उसको अपनी आवाज तक पहुंचाएं। अब आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आ रही है क्या सर? बिल्कुल आ गई, आपकी आवाज आ गई हम तक। हेलो, आपकी आवाज हम तक आ रही है। आप अपने स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, हो सकता है उस वजह से हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही हो। आपकी आवाज हम तक आ रही है। आपकी मैं स्पीकर लगा लीड लगाती हूँ तो आपकी सुनती है। सरकार ने जिस तरह से आगे बढ़कर महिलाओं के लिए काम किया है, ये वाकई में एक किसी भी सरकार का, क्योंकि हम ये तो कह नहीं सकते कि अब स्टॉपेज लग गया इसके बाद में कोई सुधार नहीं हो सकता। सुधार की उम्मीद तो हर चीज के अंदर हमेशा बनी रहती है और होते भी रहने चाहिए ताकि उस चीज को और बेहतर से बेहतर बनाया जाए। तो जिस तरह से सरकार ने हेल्प डेस्क खोला है, ये गहलोत सरकार की जो मंशा है उसको जाहिर करता है कि महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशीलता से गहलोत साहब इस चीज को लेते हैं। और विपक्ष की जो आपने बात कही, निश्चित रूप से विपक्ष आवाज उठाता रहता है, लेकिन विपक्ष में वो अपना सिर्फ विपक्ष वाला दायित्व निभाता है। हकीकत में जब इनकी सरकार थी तो राजस्थान में क्या हालात थे, महिलाओं के कितने सारी चीजें थी। लेकिन अब एक तो कहीं किसी भी थाने में जाकर कोई महिला या हर किसी के लिए ही पहला तो कि FIR दर्ज कंपल्सरी कर दिया गया है कि अगर कोई लिखवाने के लिए आता है, आपके पास कोई कंप्लेंट लेके आता है तो उसकी कंप्लेंट दर्ज कीजिए और जांच कीजिए, उसके बाद आप तय कीजिए। पहले ऐसा होता था कि कंप्लेंट ही नहीं लिखी जाती थी, महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान होती थी और आमजन भी परेशान होता था, क्योंकि जब वो अपनी वो लेके जाते थे तो उनको कंप्लेंट करने में बहुत बड़ी दिक्कतें आती थी। तो इनको राजस्थान सरकार ने हल किया है और गहलोत साहब ने बहुत ही संवेदनशीलता से हेल्प डेस्क की जो शुरुआत की है, तो निश्चित रूप से इससे महिलाओं को बहुत बड़ा इससे फायदा होगा कि उनको अपनी बात जाकर वहां रख सके और किसी भी तरह की जो हेल्प होगी वो जो हमारी पुलिस फोर्स के माध्यम से उनकी जो हेल्प हो सके वो निश्चित रूप से होगी। और इसमें अगर कोई गुंजाइश होगी तो उसके अंदर भी सरकार काम करके और कुछ कमियां, क्योंकि जब कोई योजना आती है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद हमें पता चल होता है कि भाई नहीं ये चीज थोड़ा कुछ चेंजिंग है। तो सरकार बहुत संवेदनशील है महिलाओं के मुद्दे पर। अगर इसमें कुछ दिक्कत आएगी तो सरकार इसमें और अमेंडमेंट जो भी करना होगा वो सरकार पूर्ण रूप से करेगी और इसका
जो ये योजना है ये महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी, हम पूरी ये हमें उम्मीद। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, आपने सही कहा कि कोशिशें जब की जाती हैं तो उनके परिणाम सामने निकल कर आते हैं, कुछ कमियां होती हैं तो उनको भी दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें जी, इसमें एक छोटा सा मेरा सवाल और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, जब इस तरह की शुरुआत करते हैं, एक चीज देखी जाती है कि जब भी महिला वहां पर पहुंचती है तो उसकी मान ली चाहे शिकायत उसकी दर्ज हो रही हो, लेकिन सबसे पहले उसे एक काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। मानसिक रूप पर, मानसिक तौर पर उसे एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और वो वहां पर, जहां पर जो डेस्क पर महिला पुलिसकर्मी या महिला अधिकारी जो उनकी शिकायतों को सुन रही हैं, उनको उसको समझना जरूरी है। लेकिन वहां पर हेल्प डेस्क पर जो पुलिसकर्मी, महिला पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, वो उस स्तर पर उनको समझाइश नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का वो हिस्सा नहीं है कि उनको काउंसलिंग। मैं चलिए सवाल के साथ आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे सात नाज़मीन जी जुड़ गई हैं। नाज़मीन जी, आपने एडवोकेसी में देखा होगा कि महिलाओं के साथ जिस तरह की दिक्कतें आती हैं, एडवोकेसी में जो चीजें बाद में जाती हैं, लेकिन उससे पहले थानों में जाती हैं चीजें। आपको लग रहा है कि महिला हेल्प डेस्क के बाद अगला एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एडवोकेसी और महिला थानों के बीच का जो एक पूल है, उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, ताकि जो संतुष्टि उसको पहले पायदान पर थाने में शिकायत दर्ज करवाने के दौरान मिले, वो संतुष्टि उसको न्याय प्रक्रिया में भी मिले। जी सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जैसे कि आपने अभी अभी कहा है कि महिला जो है जब थाने पर आती है तब उन्हें कोई भी विधिक या नाज़मीन जी, आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लें, आपका मोबाइल रोटेट कीजिए ताकि आपका पूरा वीडियो हमको दिख पाए। सर सॉरी टू से, अगर मैंने वीडियो रोटेट किया तब तो जो है ये मेरा वीडियो लॉक हो जाता है। चलिए कोई नहीं, तो आप कोशिश कीजिए कि, क्योंकि आपका पूरा चेहरा हम जी ठीक है, बोलिए। सर जैसे कि आपने कहा है कि जैसे महिला पहले ही पायदान पर जब थाने पर आती है तब उन्हें कोई भी विधिक या फिर जितनी पुलिस कार्रवाई है उनकी जानकारी नहीं होती। जानकारी के अभाव में वो अपनी वास्तविकताएं जो है उभार कर सामने नहीं ला पाती, और इसी वजह से जो है महिलाएं आज भी बहुत सारी जो है समस्याओं से जूझ रही है। जितना डिस्क्लोज वो एक लेडी ऑफिसर से या जितना डिस्क्लोज वो एक फीमेल हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क से कर सकती है, उतना वो थाने पर नहीं कर पाती है। इस वजह से जो आप कह रहे हैं हेल्प डेस्क, ये बहुत अच्छी कंसेप्ट है। और इसके साथ ही एक फीमेल स्टाफ एटलीस्ट हर जुडिशरी या जुडिशियल प्लेटफॉर्म पर या फ्री लीगल एड के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होना चाहिए, जहां पर जो है महिलाएं अपनी बात खुलकर रख सके। जरूरी नहीं है कि हर बार जो है थाने पर या फिर कोर्ट के अंदर जो फ्री लीगल एड की सर्विस दी जाती है वहां पर फीमेल ही हो। अगर वहां फीमेल अवेलेबल हो जाती है तो शायद पीड़िताओं को अपनी बातें खुलकर रखने का या अपने अधिकार जानने का या अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए समाधान करने का उचित रास्ता हो जाएगा। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, एक तो जब जरूरत पड़ती है ना, तब महिलाएं जाती हैं और फिर उनको पता चलता है कि उनके लिए क्या क्या कानूनी अधिकार हैं, कानून ने क्या उनको शक्तियां दे रखी हैं। लेकिन अगर उन्हें इस चीज का पहले से पता हो, कानून के बारे में जानकारी, जो उनके अधिकार हैं, मसलन एक हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है, उसके बारे में ही लोगों को नहीं, महिलाओं को नहीं पता। उनको घरेलू स्तर पर घरेलू हिंसा अगर उनके साथ होती है तो क्या अधिकार उनके पास हैं, वो अधिकार की अगर बात उनको पता हो तो प्राथमिक स्तर पर मुझे लगता है कि उसका मुकाबला वो अपने घर पर ही उस बात को जाहिर करके कर सकती है कि अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया तो आप इस तरह के कानूनी दांवपेच में फंस जाएंगे। तो उससे उसके ऊपर जो अत्याचार जो हो रहा है वो काफी हद तक उसी वक्त वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को भी ये पता चलता है कि इससे कानून की जानकारी है, तो थोड़ा सा उसमें डर पैदा होता है। आपको नहीं लगता कि उस स्तर पर हमें जाने की जरूरत है जब महिलाओं को पहले से पता हो उनके क्या क्या कानूनी अधिकार हैं और क्या उनकी शक्तियां हैं? हेलो, जी नाज़मीन जी। जी सर, आपने बताया एक 181 सीएम महिला हेल्पलाइन है। इन हेल्पलाइन के तहत इन्हें विविध प्रकार की जो है महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के संबंधित जानकारी दी जाती है। महिलाओं को जो घरेलू हिंसा के संबंधित जितने प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जैसे कि आप कह रहे थे जो घर पे जो प्रताड़ना की जाती है महिला के साथ ससुराल पक्ष द्वारा या किसी पति व पति के अन्य रिश्तेदार के द्वारा, इनके सॉर्ट आउट के लिए 3 और प्लेटफॉर्म है। एक पहला प्लेटफॉर्म है प्राथमिक स्तर पर वन स्टॉप सेंटर, यहाँ पर भी जो है एक लेडी काउंसलर अवेलेबल होती है, एक लेडीज महिला पुलिस स्टाफ होता है और जो है एक लेडीज लॉयर अवेलेबल होती है जो डालसा के तहत पैनल अवेलेबल करवाता है। ये ऑफिस जो है यूजुअली सरकारी अस्पताल के अंदर होता है। जयपुर जिले का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जयपुरिया, वहां पर भी ओएससी सेंटर, वन स्टॉप सेंटर अपराजिता है। और इसके अलावा एक होता है MSSK महिला सलाह सुरक्षा केंद्र, जो कि हर जिले के महिला थाने में अवेलेबल होता है। जयपुर को 5 विभागों में विभागा गया है, इसलिए 4 ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ,
4 महिला थाने और एक ग्रामीण महिला थाना जो कि रेलवे स्टेशन के सामने है, ये अवेलेबल है। इसके अलावा लास्ट वन ऑप्शन है, नॉट लास्ट बट एक वन अनदर ऑप्शन है एडी एडिशनल डायरेक्टर, जो महिला अधिकारिता विभाग के जो नोडल अधिकारी होते हैं, इनके पास भी हम अपनी शिकायत दे सकते हैं। इस शिकायत को दर्ज करने का काम 181 हेल्पलाइन करती है या 181 सीएम महिला हेल्पलाइन करती है। ये दोनों भी जो है पीड़िता के शब्दों को टाइप करती है, परिवार दर्ज हो जाता है। इसके बाद ये परिवार दर्ज होने के बाद जो है एडी सर के पास रेफर हो जाता है। इसके निस्तारण का जो टाइम पीरियड है वो 15 से 60 दिन तक का है। इस पीरियड के दौरान एडी सर के ऑफिस से जो भी है बाय कॉल, बाय लेटर और बाय मैसेज जो है रजिस्टर्ड नंबर पर मैसेज जाएगा, उन दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा। दोनों की भी जो है सेटलमेंट के जितनी भी कोशिश हो सकती है या जो भी सर्विस महिला को नीडेड है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है। जी प्रतिष्ठा जी, विस्तार से हमने जाना उनके अधिकारों के बारे में, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल था काउंसलिंग को लेकर, काउंसलिंग बहुत जरूरी है जब महिला कोई भी, या हम महिला की बात करें या फिर हम नाबालिगों की बात करते हैं, जब वो अपनी शिकायत पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाती हैं। प्रतिष्ठा जी, आपसे मेरा सवाल है, जब किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो जाती हैं, चाहे हम विमेन हेल्प डेस्क की बात करें या फिर किसी और जगह पर जाती हैं, वहां पर काउंसलिंग उनकी होना बहुत जरूरी है। पहले से वो पीड़ित हैं, मानसिक तौर पर परेशान हैं, उनको कानूनी उनके अधिकार तो बताने हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें शांत करना बहुत जरूरी होता है। और उस पीड़ा की वजह से जो उनको मानसिक आघात पहुंचा होता है, उस ट्रॉमा से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। और उसमें सबसे पहले अगर विमेन हेल्प डेस्क की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर जो पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात हैं, महिला पुलिसकर्मी, उनको सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि वो उनका मेंटल लेवल समझें, और फिर उनके बाद उनको इस तरह से काउंसिल किया जाए ताकि उनको मेंटल लेवल पर जो ट्रॉमा है, उस ट्रॉमा से वो बाहर निकल सके। इसके लिए क्या आपको लगता है, क्या एनजीओ की मदद सरकार ले सकती है, या फिर जो ट्रेनिंग है पुलिस की, उस ट्रेनिंग का एक एसेंशियल पार्ट उसको हाई लेवल पर, अपग्रेड लेवल पर उनको दिया जाना चाहिए? जी, इसके लिए सरकार वन स्टॉप सेंटर सरकार कर रही है, जिसके अंदर जो पीड़ित है उसकी काउंसलिंग की जाती है। और जिस तरह से मेरे से पहले वक्ता ने भी बताया, तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया कि सरकार की योजनाएं बहुत खूबसूरत है और उनका संचालन भी पूर्ण रूप से होता है। लेकिन हाँ, ये मैं मानती हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी महिलाएं, वहां तक शायद चीजें पूरी अच्छे से नहीं पहुंच पा रही, तो उस पे भी सरकार जरूर काम कर रही है, क्योंकि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी सरकार निश्चित रूप से हेल्प लेती है। लेकिन जो ये वन स्टॉप सेंटर, जो सखी वन स्टॉप सेंटर सरकार का है, इसके माध्यम से भी जो पीड़ित है उसकी पूरी हेल्प की जाती है, उसकी काउंसलिंग की जाती है, और उसको मेंटली लेवल पर उस जिस तकलीफ से वो निकल के आई है उससे बाहर लाने के लिए उसमें बहुत अच्छा प्रावधान है सर। जी नाज़मी जी, 2-3 चुनौतियां और सामने आती है। नाबालिगों के मामले में क्या होता है कि परिवार के लोग डरते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बात किसी से छेड़छाड़ हुई है बच्ची से, मान लीजिए वो बात अगर बाहर आती है तो उनके परिवार की बदनामी होगी। और आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पर भी आपने देखा होगा कि बहुत लोग ये नहीं देखते कि किसी बात की, किसी विषय की गंभीरता कितनी ज्यादा है, उनकी पहचान को उजागर कर देते हैं, और उस वक्त उसका वो एक तरह से उनके परिवार के लिए डर के तौर पर सामने आती है चीजें। क्या लगता है आपको इसमें किस तरह की चीजें ऐसी होनी चाहिए ताकि एक तो सोशल प्लेटफॉर्म या फिर जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उस अगर वहां पर अगर किसी तरह की पहचान कोशिश हो रही है तो तुरंत उसे रोका जाए, और दूसरा परिवार के लोगों को इस बात के लिए काउंसिल किया जाए कि आपकी बच्ची के साथ अगर इस तरह की कोई हरकत हुई है तो उस बच्ची की आगे की जिंदगी के लिए उसमें वो ट्रॉमा ना बना रहे, उसको उसके अधिकारों से अवगत कराया जाना चाहिए, और उसको न्याय दिलाने के लिए परिवार के लोगों को बिना डरे, बदनामी के डर से अगर वो आज इस बात को दबाएंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाली जिंदगी में उनके साथ और कठिन दौर पर वो उसको दबा जाए। जी सर, इस समस्या का सबसे बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट सोल्यूशन के लिए प्लेटफॉर्म है सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, या फिर कोई भी किसी भी टाइप का एजुकेशनल टीचिंग, या फिर वो इंस्टीट्यूट जहाँ से स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अर्निंग करते हैं। इस बेसिकली फ्रॉम स्कूल्स एंड ट्यूशंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है जो जितनी भी टीनेजर्स या फिर गर्ल्स होती हैं, इनके साथ जो एक अगर आप फैमिलियर या सॉफ्ट कॉर्नर बिहेवियर रखोगे, जैसा कि कहा जाता है कि एक लड़की के सबसे करीब उसकी माँ और उसके उस्ताद यानी उसके टीचर्स होते हैं। अगर हमारा टीचिंग स्टाफ में या फिर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद हो जिसके पास वो जाकर अपनी बात खुलकर कह सके, और उस एक टीचर की छवि सर जैसे सोसाइटी में होती है, जैसे कहते हैं गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाए। जैसे परिवार की बात हो तो घर परिवार वाले भी शिक्षक की किसी भी बात को मना नहीं करेंगे आज के दौर में। अगर वो टीचिंग रोल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे कोई एक ऐसा पर्सन या फिर एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा दिया जाए जो स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स दोनों के लिए कंफर्टेबल हो, तो शायद वो लोग इस चीज
उसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्योंकि बच्चा आज अगर स्कूल नहीं आया है तो ये चीज सबसे पहले टीचर को पता होती है, पेरेंट्स को पता होती है। अगर हम ये उसी टाइम पता चल गया कि ये बच्चा किस वजह से नहीं आया या बच्चा किस चीज को फेस कर चुका है, वो जितने अच्छे से जस्टिस कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल जाने के बाद मे बी साइकोलॉजिस्ट 1 डे में विजिट या 1 डे में एनालिसिस कर पाएगा। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, आंगनवाड़ी प्लेटफॉर्म पे या फिर जितने भी कोचिंग सेंटर्स या फिर जो कोचिंग हब या फिर जो अनदर एक्टिविटी क्लासेस होती है, यहाँ पर एक काउंसलर अवेलेबल करवा दिया जाए जो इनके राइट और ड्यूटी इनको और पेरेंट्स को दोनों को बताए, उससे अवगत करवाए। उसकी जो प्रोसीडिंग होती है, मे बी कोइंसिडेंटली किसी बच्चे के साथ कोई एक्सीडेंट होता है और प्रोसीडिंग होती है तो वो उसमें उनका राइट होल्डर या फिर गुड विलर या फिर गुड विशर बन के वर्क करे। तो शायद ये जो प्रॉब्लम और ये है ये शायद जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। प्रतिष्ठा जी, आदर्श थाने प्रतिष्ठा जी, आदर्श थाने बनाए गए थे और उन आदर्श थानों के नाम पर कई अवार्ड भी ले लिए गए। लेकिन उसके बाद की अगर हम हालात की बात करें तो जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, ऐप बनाई जाती हैं, उनका खूब प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन वो ऐप कितनी कारगर हो रही है। महिला आयोग ने एक ऐप बनाई, लेकिन वो कितने महिलाओं के मोबाइल में है, उस ऐप की जानकारी कितने महिलाओं को है, ये अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। तो आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल एक कदम और ऊपर आगे बढ़कर कोई एक सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। आप कितने सारे ऐप बनाएंगे और महिलाओं को आप उसका कंट्रोल किस तरह से उसको असाइन, उसको एसोसिएट कर पाएंगे गवर्नमेंट एजेंसी के साथ, ये भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, अभी सरकार के स्तर पर क्या एक इस पहल को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म जिसकी जानकारी हर व्यक्ति तक हो, हर महिला तक हो, हर लड़की तक हो, चाहे स्कूल जाने वाली हो, कॉलेज जाने वाली हो, बार बार कंफ्यूजन ना हो, एक ही प्लेटफॉर्म बना दिया जाए और उसे सुनिश्चित किया जाए और उस पर पूरी ताकत लगाई जाए ताकि उसके प्रचार प्रसार के बाद फिंगर टिप्स पर या फिर हम कहें कि जुबान पर वो नंबर महिलाओं के और युवतियों के हो। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जी बिल्कुल। हमारे जो भी योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए तो सरकार योजना बना ही रही है कि उनका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी होती है। और आज सेल्फ डिफेंस की भी स्कूलों के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि ग्रामीण मेरा पूरा एरिया है तो मैं ग्रामीण स्कूलों में भी जाती हूँ या बच्चों से बात करती हूँ, तो बताते हैं कि हमारी एक टीचर को बाकायदा सरकार ने पहले ट्रेनिंग कराई है और फिर वो जाके बच्चों जो हमारे बच्चे हैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है। उनका मेंटल लेवल के लिए जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, उस स्कूल के अंदर सरकार ने इस तरह की एक योजना शुरू कर रखी है जो बच्चों की बहुत अच्छे से हेल्प। लेकिन सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग होती है, ये सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग होती है, ये सिर्फ कभी कभी होती है। आपको नहीं लगता कि ये हमारे पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए? क्योंकि 5-10 दिन या 15 दिन में कोई भी अपना सेल्फ डिफेंस सीख नहीं सकता। वो एक औपचारिकता होगी, उनको बता दिया, फोटो खींच गए, काम खत्म। लेकिन ये उन बच्चियों के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए। आप दूसरे देशों को आप देखिए, वहां पर बच्चों को शुरू से, लड़के लड़कियों की बात में अलग से नहीं कर रहा, लेकिन बच्चों को शुरू से आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। गुड टच, बैड टच क्या होता है वो उन्हें सिखाया जाता है। ये हमारे पाठ्यक्रम का अभी भी हिस्सा नहीं बन पाया है। बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी तक भी गुड टच बैड टच को अपने देश में एक हाइड पार्ट के तौर पर हम बच्चों को मतलब रखते हैं, लेकिन पहले से और आज में बहुत बेहतर सुधार हुए हैं इसके अंदर। मतलब टीचर ड्यूटी से हटकर मैं बहुत स्कूलों को, क्योंकि मेरे क्षेत्र में बहुत स्कूलों को विजिट करती हूँ और ये चीज मेरे सामने आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अपने जो उनका मान लो एक पढ़ाने का ड्यूटी, उसके अलावा भी, क्योंकि हम बच्चों से भी बात करते हैं और टीचर से बात करते हैं, तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जो 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू, जैसे वीक में 1 डे कराना और उनको बच्चों की जो काउंसलिंग है उसको भी जैसे मान लो उनका भी एक पीरियड इस तरह से रख के, और ये चीजें काफी बेहतर हुई है, पहले से बहुत बेहतर इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से थोड़ा और सरकार इसके अंदर, क्योंकि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका जितना प्रचार होता है उतना ही लोगों को उसके बारे में पता चलता है कि ये योजना है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हम भूल जाते हैं कि भाई ठीक है, किसी ने बताया, सुन के निकल गए, जैसे कि आप कह रहे कि उसकी नीड और होती है कि भाई ठीक है उसको। लेकिन आज इस चीज में टीचर भी अवेयर है, सरकार भी
बीच बीच के अंदर इस जन जागरण के प्रोग्राम चलाती है, जिसके मार्फत जो हमारी महिलाएं हैं उन तक ये अवेयरनेस पहुंचे। और ये तो खैर और भी बढ़ने के मतलब सरकार इसके अंदर और बेहतर निश्चित रूप से करके उसको और भी इसका सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, और कर भी रही है राजस्थान सरकार। क्योंकि सरकार की जो मंशा है उस जिस तरह से गहलोत साहब पूरी संवेदनशीलता के साथ में महिला के मुद्दे हो या तमाम मुद्दों के ऊपर जिस तरह से काम कर रहे हैं, रोजगार को लेकर, जो महिलाओं को लेकर, मतलब एक महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है, उसी में जो हेल्प डेस्क आई है, ये जो पीड़ित बच्चे है उसके लिए वन स्टॉप सेंटर वगैरह का खोला गया है। उसके उद्यम के लिए भी सरकार योजना लेके आई है, शिक्षा हेतु उसका मतलब जैसे अगर कोई बच्चियों की शिक्षा अधूरी रह गई है तो उसके लिए वापस से उसका उसकी जो फीस वगैरह है उसका पुनर्भुगतान सरकार करके उसको वापस इस चीज के अंदर लेके आ रही है। और साथ में जो कौशल योजना है, इसके मार्फत भी जो हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि जब महिला सशक्त होगी तो वो सारी चीजों से ही लड़ पाएगी अच्छे से, और अपनी जो बात है उसको रख पाएगी। क्योंकि सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार जो फ्री होम टू वर्क का ऑप्शन इस बार कंसेप्ट सरकार ने लेके आई बजट के अंदर। और ये क्या नाम है, एक कौशल के माध्यम से भी जो कंप्यूटर का 75,000 महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य सरकार कर रही है, ताकि वो महिलाएं अपने जो अपनी लाइफ है उसको आगे बढ़ा सके, अपने जीवन को और आगे लेके आ सके। तो निश्चित रूप से सरकार बहुत ही अच्छी योजनाएं लेके आ रही है, और निश्चित रूप से इसमें सुधार और भी होते रहेंगे और महिलाओं के लिए। लेकिन एक चीज और भी है कि जिस तरह से सरकार संवेदनशील है, उसी तरह से हमें सामाजिक ताने बाने को भी थोड़ा संवेदनशील इसमें बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का विरोध करती है तो उसको सामाजिक रूप से ही सबसे पहले बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिनके पेरेंट्स ही कोऑपरेट नहीं करते कि नहीं कोई नहीं, ये तो सब होता है, हमारे साथ भी हुआ था। इस तरह का जो एक ताना बाना है वो निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं रोकता है। और सच्चाई ये है कि अगर महिला को सबसे पहले ये कहा जाता है कि अगर आपको अपना घर बसाए रखना है तो थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है। और ये हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा हर कोई ये उम्मीद करता है कि झुकने का जो काम है वो महिला ही करे कहीं ना कहीं। तो निश्चित रूप से इस चीज को और अवेयरनेस चला के कि भाई एक महिला है तो लेकिन उसका भी अपना आत्म स्वाभिमान है, उसकी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसके लिए उसकी जो भावनाएं है उसको मारने का काम नहीं होना चाहिए। तो हमें सामाजिक अवेयरनेस की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हमें एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमें लगता है कि लोग बदल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी पढ़ी लिखी और अच्छी जॉब पर जो महिलाएं हैं या अच्छी पोस्ट जिनको मतलब जो कहते हैं डिसीजन जो मेकर जो बनी हुई है, लेकिन जब घर में आती है तो वो एक महिला बन के रह जाती है। तो ये अवेयरनेस हमारे समाज में अभी और महिलाओं के लिए हमें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं राजस्थान सरकार का और गहलोत साहब का वाकई में धन्यवाद एक महिला होने के नाते दे रही हूँ कि उन्होंने बहुत संवेदनशीलता से महिलाओं के जो मुद्दे को हल करने के लिए नई नई योजनाएं जो लेके आए हैं, तो उसका निश्चित रूप से हमें बेनिफिट मिलेगा। चिरंजीव योजना में भी मुख्य महिला को बताया गया है, निश्चित रूप से इसका फायदा महिलाओं को। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अभी सुमन दहिया जी हैं जो पूर्व उपाध्यक्ष हरियाणा महिला आयोग की। सुमन जी, जो भी हालात महिलाओं के साथ होते हैं, सामने आते हैं, आपने देखा होगा महिला आयोग में रहते हुए किस किस तरह के केसेस सामने आते हैं। विमेन हेल्प डेस्क एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जब महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं, कोई भी वहां पर पहुंचती है तो उसे एक उम्मीद होती है। आपके सामने जिस तरह के अब तक केसेस आए हैं उनमें आपको क्या लगता है किस तरह के सुधार की जरूरत और आपको महसूस होती है? महिलाओं ने कहा होगा कि वो अपनी शिकायत लेकर गई तो हैं, लेकिन वहां पर उनको या तो उनका पूरा समाधान नहीं मिला या फिर उनको लगा कि नहीं वो गलत जगह पर आ गई हैं, उनको किसी और दूसरी जगह पर जाना चाहिए था। किस तरह की सुधार की और जरूरत महसूस होती है आपको? सुमन जी। सुमन जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए एक बार फिर उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो
महिला हेल्प डेस्क या फिर कोई भी सेवा जो महिलाओं को न्याय दिलाने को लेकर शुरू की जाती है, उससे एक उम्मीद की जाती है कि वो महिलाओं को पूरा और त्वरित न्याय जरूर दिलाए। क्योंकि महिला जब पीड़ित होती है तो उसके साथ कई पीड़ाएं होती है, उसको अपने परिवार के बारे में सोचना होता है, उसको अपने परिवार के साथ अपने, अगर वो शादीशुदा है, उसके परिवार में बच्चे हैं तो उनके बारे में सोचना होता है। साथ ही उसके ऊपर एक समाज का जो दबाव होता है वो भी एक बड़ी परेशानी होती है। सुमन दहिया जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन जी, किस तरह के केसेस जो आपने देखे हैं, जो आपको याद आता है कि महिला हेल्प डेस्क को लेकर शिकायतें आपके पास आई, महिलाओं ने पीड़ा आपके सामने ये रखी कि वो महिला हेल्प डेस्क के पास गई तो सही, लेकिन उनकी शिकायतों का सही समाधान वहां नहीं हुआ और इसी वजह से उनको महिला आयोग का रुख करना पड़ा। क्या सुधार आपकी तरफ से अपेक्षित हो सकते हैं इस डेस्क के? जी जी प्रभात जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जब भी कोई नया सिस्टम लागू होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी कुछ कमियां भी होती हैं और कुछ उसके फायदे भी होते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि भाई 100% महिलाओं के सॉल्यूशन होते हैं। ये तरीका तो है कि इसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट जो है वो दे सकते हो। हेल्पलाइन जो डेस्क बनाए गए हैं, आप इनमें अपनी कंप्लेंट दीजिए। अब समाधान का जो तरीका है, क्या वो अधिकारी उसकी सुनवाई प्रॉपर करते हैं या नहीं करते हैं? हर अधिकारी समय समय पर बदलते रहते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे आते हैं जो महिलाएं खड़ी रहती हैं, किसी भी तरीके से सुनवाई नहीं होती, और कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि वो फाइल पेंडिंग ही नहीं रखते और उसको पूर्णतः उसका निपटारा करते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब तक प्रशासन इस मामले में सटीक नहीं होगा और इस चीज को सीरियसली नहीं लेगा, तब तक मैं ये मानती हूँ कि ये समस्या ऐसे ही रहेगी। हमें जरूरत है कि हम जब भी कोई नए कानून लागू होते हैं, नई चीजें आती हैं, अब हमने कोई हेल्पलाइन नंबर, दुर्गा ऐप्स हमारे चले हैं, अब इसमें जो है लड़कियां फोन करती हैं, फोन करते ही अगर आप तुरंत नहीं पहुंचे तो उस कॉल का, उस ऐप का हमारे लिए फायदा नहीं होगा। तो ये जो ऐप्स बनाए गए हैं, डेस्क बनाए गए हैं, इनकी अगर अच्छे से सुचारू रूप से चलाना है तो हमें इसके जो अधिकारी है, जिनके जिम्मे ये चीजें रखी गई हैं, उनको एक ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है। और जब तक उन अधिकारियों के मन में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को सीरियसली ला लेने की उनकी मंशा जब तक नहीं बनेगी कि हमें इस बात को बहुत सीरियसली लेना है, महिलाओं के मैटर बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर उसमें 5 से 10 मिनट की भी देरी हो जाए तो अपराधी हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। तो जब तक हम उनके अंदर, अधिकारियों के अंदर, प्रशासन के अंदर ये चीजें टाइट नहीं करेंगे, तब तक मैं कहती हूँ सही मायने में हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते। तो समझिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़े स्तर पर ये सोचना होगा हमें कि हम चीजों को कैसे सुधार सकते हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि जो राज्यों के बीच एक कोऑर्डिनेशन होता है वो भी बहुत जरूरी है। एक 0 FIR का जो ऑप्शन रहा है काफी मददगार साबित रहा है, लेकिन एक टाइमिंग, शिकायत को सुना जाए, उनको काउंसिल किया जाए। अगर वो पर्सनली वहां पर फिजिकली पहुंचकर और अपनी शिकायतें दर्ज करा रही हैं, और अगर वो फोन से अपनी सूचना दर्ज करवा रही है महिला हेल्प डेस्क पर, तो जल्दी से जल्दी उनको कैसे वहां पर पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाई जाए, ताकि उसका जो क्रूशियल टाइम है, उसका जो अत्याचार हुआ उसके बाद उसके ऊपर मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना उसका जो हुई है, उस क्रूशियल टाइम में जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचकर उसे कैसे मदद दी जाए, ये बहुत जरूरी होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास विषय पर नारी में हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल की नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।